हेलो दोस्तों, आज हम धातु तथा अधातु चैप्टर में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ने वाले हैं, जो कि एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि धातु धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु किसके साथ अभिक्रिया करके? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे हम एग्जांपल लेके देखते हैं, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसी तरह से जब एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही निर्माण करते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे देखते हैं, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे एक समीकरण लेकर देखते हैं, धातु यानी कि जब एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया किए तो क्या बनाए? एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाए। उसी तरह से धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे एक समीकरण लेते हैं, धातु यानी कि सोडियम जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल यानी कि HCl से जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, यानी कि NaCl बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं, अगर वो अम्ल से अभिक्रिया करें तो भी वो लवण और जल ही बनाते हैं, और अगर वो क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो भी लवण और जल ही बनाते हैं। इसलिए ऐसे धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ऐसे कुछ धातु ऑक्साइड है ZnO और Al2O3, यानी कि जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। आगे देखते हैं, सक्रियता श्रेणी क्या होता है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता को कहने का मतलब क्या है? कौन सी धातु कितना अभिक्रियाशील है, इसको एक क्रम में लिखा जाता है। यानी कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है उसको सबसे नीचे लिखा जाता है। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या होता है? सक्रियता श्रेणी में अगर हम देखेंगे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या होता है? पोटेशियम होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या होता है? पोटेशियम होता है। ये इतने अभिक्रियाशील होते हैं कि वो हवा और पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की अगर हम बात करें तो क्या है? सोना है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है? सोना है। आगे देखते हैं, 24 कैरेट के सोने को शुद्ध सोना कहा जाता है। ये 24 कैरेट के सोने को क्या कहा जाता है? शुद्ध सोना कहा जाता है। यह काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कॉपर या चांदी मिलाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या 18 कैरेट के सोने का ही उपयोग किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि सोना शुद्ध रूप में 24 कैरेट का होता है। सोना शुद्ध रूप में 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये काफी नरम होता है। इतना नरम होता है कि इससे आभूषण बनाया ही नहीं जा सकता है। आभूषण बनाने के लिए, यानी कि इसको कठोर बनाने के लिए इसमें कॉपर या चांदी का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार से यह आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या 18 कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। आगे कुछ पॉइंट है जिसे देख लेते हैं। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु क्या है? एल्युमिनियम है। भूपट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु क्या है? एल्युमिनियम है। आगे देखते हैं, कुछ धातु जल में घुलकर उसे प्रदूषित करते हैं। जैसे कैडमियम,
लेड और पारा। जैसे कैडमियम हो गए, लेड लेड हो गए और पारा, ये तीनों क्या करते हैं, जल में घुलकर जल को प्रदूषित करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहा जाता है। जैसे कार्बन और बोरान, यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाया जाता है उसको उपधातु कहा जाता है। जैसे कार्बन हो गए, बोरन हो गए, और इस तरह से उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है, 6। ठीक है। अब अब अगला पॉइंट देखते हैं, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं सामान्यतः कैसे होती है, कठोर होती है, परंतु सोडियम, लिथियम, पोटेशियम मुलायम होती है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। हम जानते हैं कि धातुएं तो सामान्यतः कठोर होती ही है, लेकिन कुछ धातुएं होती है कि वह नर्म होती है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। थैंक यू।